मेरी भाभी को राजमा बहुत ज्यादा पसंद था। वो अक्सर राजमा लाते हुए कहती थी कि राजमा थोड़े बड़े बड़े हों वो लेकर आना। उनका तो आए दिन का था कि कम से कम 2 किलो राजमा तो वो मंगवाती ही थी। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वो हमेशा राजमा को बिना बनाए ही अपने कमरे में ले जाती और जब भी बाहर निकलती थी तो बहुत ज्यादा लंगड़ाने लगती थी। कहती थी कि राजमा बहुत अच्छे थे। एक दिन अपनी भाभी की हकीकत को जानने के लिए अपनी छोटी बहन को उनके कमरे में मैंने छुपा दिया था, पर कुछ उल्टा ही हो गया। कुछ देर के बाद मेरी बहन भी लंगड़ाकर चलने लगी थी। मेरी तो मानो जान ही निकल गई कि हे भगवान जाने उसके साथ क्या हुआ है। मेरी भाभी का नाम निशा था। उन्होंने मुझे 1 किलो राजमा मंगवाए। मैं जैसे ही राजमा लेकर अपने घर आई, भाभी ने थैला मुझसे ले लिया और लेकर सीधा अपने कमरे में ले गई। मैं तो बहुत हैरान रह गई थी कि भाभी को क्या हो गया है। अभी भाभी को अपने कमरे में गए हुए कुछ ही देर हुई थी कि मेरे भैया भी अपने ऑफिस से घर आ गए। आज वो काफी जल्दी आ गए थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं उस समय अपने कमरे में ही बैठी हुई थी। भैया को देखकर मैं जल्दी से उठी और उनके पास गई। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? तो वो कहने लगे कि हाँ मैं ठीक हूँ, थोड़ा आराम करूंगा तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। जब उन्होंने अपने कमरे में जाने के लिए अपना दरवाजा खोलने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि दरवाजा तो अंदर से ही बंद था। भैया को थोड़ा शक हुआ था। भैया जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे, लेकिन भाभी की कोई आवाज नहीं आई कमरे से। एक तो भैया की तबीयत खराब, ऊपर से ये सब। भैया को बहुत गुस्सा आ गया। वो मुझसे पूछने लगे कि भाभी कहाँ है, दरवाजा अंदर से क्यों बंद है? मैंने कहा कि भैया भाभी तो कमरे में ही है, हो सकता है कि वो सो गई हो। भैया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही थी और वो चिल्लाने लगे कि निशा दरवाजा खोलो, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैंने भैया का हाथ पकड़ा और उन्हें कहा कि भैया आप यहाँ आराम से बैठिए, मैं दरवाजा खुलवाने की कोशिश करती हूँ। मैं जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी और कहने लगी कि भाभी दरवाजा खोलिए, भैया की तबीयत ठीक नहीं है। जब अंदर मैंने कान लगाकर देखा तो अंदर बहुत शांति थी। लग ही नहीं रहा था कि वहां कोई है भी। किसी तरीके की कोई हलचल महसूस नहीं हो रही थी। थक हार कर मैं भैया के पास वापस जाकर बैठ गई। हम दोनों को ही भाभी की बहुत चिंता होने लगी थी कि वो दरवाजा क्यों नहीं खोल रही। भैया का चेहरा तो गुस्से से लाल होता जा रहा था। मैंने भैया को कहा कि भैया आप मेरे कमरे में जाकर आराम कर लीजिए, हो सकता है कि भाभी बहुत गहरी नींद में हो इसलिए दरवाजा नहीं खोल रही हैं। कुछ देर इंतजार करते हैं। भैया मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगे और मुझसे कहने लगे कि वो कमरे में ही है ना? मैंने कहा हाँ भैया सो रही होंगी। उसके बाद भैया मुझे कहने लगे कि तुम भी जाओ, थोड़ा आराम कर लो। कुछ देर हुई थी कि भाभी के कमरे का दरवाजा खुला और भाभी बेहद अजीब चाल चल रही थी। कुछ लंगड़ाते हुए चल रही थी वो। जैसे ही भाभी बाहर आई, भैया ने गुस्से में तमतमाते हुए कहा भाभी से कि तुमने दरवाजा अंदर से क्यों बंद कर रखा था? तुम नहीं जानती क्या कि मैं अपनी 2 बहनों को तुम्हारे भरोसे छोड़कर जाता हूँ? और तुम तो अगर सो रही थी तो ऐसे सो रही थी कि तुम्हें कुछ होश ही नहीं था। घर में अगर तुम्हारे पीछे से कुछ हो जाए तो तुम्हें तो पता भी ना चले। भैया बहुत गुस्से में लग रहे थे। आगे बोलने लगे कि तुम तो रोज यही सब करती होगी। वो तो आज मैं जल्दी आ गया तो मुझे पता चल गया। मेरी उम्र भी कुछ ज्यादा नहीं थी। मेरी उम्र उस समय लगभग 16 साल रही होगी, तो मैं बेहद डरपोक थी। भैया के इस तरीके के रवैये को देखकर मैं बहुत सहम गई थी, लेकिन तब भी मैंने जैसे तैसे हिम्मत करी और मैंने भैया से कहा कि भैया आप भाभी को गलत सोच रहे हैं। भाभी हम दोनों को ही बेहद प्यार करती है और वो हमारी हर चीज का ध्यान रखती है। आप भाभी को ऐसा मत कहिए। हो सकता है कि आज भाभी की गहरी नींद लग गई हो, इसलिए वो सो गई होंगी। ऐसा हर रोज नहीं होता। मेरी बातों को सुनकर भैया थोड़े शांत हुए और मेरे सर पर हाथ रखा और अपने कमरे में चले गए। भाभी को इतना ज्यादा सुना दिया था कि उनकी आंखों में आंसू भर गए थे। भाभी ने मुझे रोते हुए गले से लगा लिया। बोली तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद सिमरन। मैंने उन्हें कहा कि इसमें थैंक यू की क्या बात है भाभी, मैंने तो वही कहा जो सच है। भाभी कहने लगी अच्छा चलो आज हम राजमा बनाते हैं। लेकिन उसके बाद अचानक बोली कि पर सिमरन राजमा तो मैंने खा लिया। तुम एक काम करो ना, तुम अपने कमरे में जाकर पढ़ लो, मैं किचन में जाकर देखती हूँ कि क्या बना सकते हैं। मैं बहुत ही हैरान परेशान सी वहीं खड़ी रह गई, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि राजमा तो कच्चे थे, राजमा तो बने ही नहीं, तो भाभी ने उन्हें कैसे खा लिया और कब? क्योंकि वो जब अपने कमरे में गई थी तो वो कच्चे राजमा ही लेकर गई थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। खैर मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं अपने कमरे में पढ़ाई के लिए चली गई। पता नहीं पढ़ते पढ़ते कब मेरी आंख लग गई थी और सीधा सुबह ही खुली। मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि भाभी मुझे
खाने के लिए उठा रही थी पर मैं उठी नहीं। अब सुबह उठने के बाद ही मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी। सुबह जब मैं उठी तो मेरी बहन भी उठ चुकी थी। हम दोनों ने ही किचन में जाकर देखा तो भाभी काम कर रही थी। मैं भी फटाफट वहां गई और भाभी का हाथ बटाने लगी। भाभी ने मुझे उठते ही कहा कि जाओ सिमरन, पहले तुम दोनों नाश्ता कर लो। आज भाभी बहुत ही खोई खोई सी थी, थोड़ी बेचैन लग रही थी। भैया भी किचन में आ ही गए थे। वो भी काफी शांत लग रहे थे। भाभी से तो अच्छे से ही बात कर रहे थे, तो फिर भाभी क्यों परेशान थी? क्योंकि पहले तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है भैया भाभी की लड़ाई ना हो गई हो, पर दोनों ठीक ही लग रहे थे। अब मैं हर बात में तो बीच में नहीं बोल सकती थी ना, तो मैं कॉलेज के लिए निकल गई। कॉलेज मुझे मेरे भैया ही छोड़ते थे, मुझे और मेरी बहन, हम दोनों को ही। मेरी बहन फर्स्ट ईयर में थी और मैं सेकेंड में। कॉलेज से वापसी के टाइम में बस ले लिया करती थी। मेरी बहन के एग्जाम हो चुके थे तो उसकी छुट्टियां चल रही थी और मेरे एग्जाम में भी थोड़ा समय था। उस दिन मैं जैसे ही घर आई, भाभी मेरा ही इंतजार कर रही थी सोफे पर बैठकर। मुझे देखते ही वो कहने लगी, आज इतनी देर कैसे हो गई? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अच्छा जाओ मुंह हाथ धो लो और उसके बाद मुझे 2 किलो राजमा ला कर दे दो। भाभी की बात सुनते ही मैं फटाफट अपने कमरे में गई और कपड़े बदलकर वापस आई। भाभी ने मुझे पैसे दे दिए थे राजमा लाने के लिए। मैंने भाभी को कहा कि भाभी आज आप राजमा चावल बनाइएगा। मेरी बात को सुनकर एक पल के लिए उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया था। उन्होंने हाँ में सर हिलाया। मैं बाहर जाकर राजमा लेकर आ गई। राजमा मैंने किचन में रख दिया था और मैं बाहर सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगी। मैंने ध्यान दिया कि भाभी मुझसे थोड़ा छुपाते हुए राजमा अपने कमरे में ले जा रही थी। मैं फिर सोच में पड़ गई कि कच्चे राजमा का वो क्या करेंगी। दोपहर का खाना खाकर मैं अपने कमरे में पढ़ाई करने के लिए चली गई। शाम को भैया जब घर पर आए तो मेरे और मेरी बहन के लिए बहुत सारा खाने पीने का सामान लेकर आए थे। भैया की आवाज सुनकर भाभी भी बाहर आ गई। भाभी जब बाहर आई तो फिर से लंगड़ा कर चल रही थी। मुझे बहुत अजीब लगा क्योंकि कल के बाद सुबह से तो भाभी की चाल बिल्कुल ठीक हो गई थी। अब फिर से वो लंगड़ा क्यों रही है? एक पल को तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं वो भैया को दिखाने के लिए तो ऐसा नहीं कर रही, लेकिन जब उनके चेहरे पर नजर गई तो वो वाकई बहुत तकलीफ में लग रही थी, जैसे उन्हें बहुत दर्द हो रहा हो। खैर मैं वहां से उठी और भाभी के पास गई और भाभी से पूछा कि भाभी आपको क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों चल रही हो? उन्होंने मेरी बात को टाल दिया और वो किचन में भैया के लिए कुछ खाना बनाने के लिए चली गई। भैया को बहुत भूख लग रही थी। मैंने भाभी को कहा कि भाभी आज तो मुझे पूरे दिन राजमा चावल का सोच सोचकर बहुत पहले ही भूख लग गई है। मेरी भाभी कहने लगी कि राजमा तो मैंने बनाया ही नहीं, आज तो मैंने आलू की सब्जी और रोटी बनाई है। मुझे बहुत अजीब लगा। मैं भाभी को 2 दिन से बोल रही हूँ कि राजमा खाने के लिए, लेकिन वो राजमा मंगाती तो है पर बनाती नहीं। तो आखिर वो राजमा का करती क्या है? मुझे बहुत गुस्सा आया और गुस्से में मैं अपने कमरे में चली गई और उस दिन मैंने खाना भी नहीं खाया था। जैसे ही मैं अपने कमरे में गई मैंने देखा कि मेरी छोटी बहन अपनी किताबों में खोई हुई थी। गुस्सा तो मुझे वैसे ही आ रहा था। मैंने उसे कहा कि जब तुझे पढ़ना चाहिए था तब तो तूने पढ़ाई की नहीं, अब तू पढ़ाई कर रही है, और उसकी किताबें छीनने लगी। उसने उसी समय मेरा हाथ झटक दिया और गुस्से से बोलने लगी कि तू मेरी सिर्फ बड़ी बहन है, मेरी माँ नहीं। तुझ में और मुझ में सिर्फ 2 साल का फर्क है। तुम मुझसे कोई 50 साल बड़ी नहीं हो जो तुम मुझ पर अपना हक जमाती रहती हो। उसका इस तरीके से बोलना मुझे बहुत अखरा था उस दिन। उसने कभी भी मुझसे इस तरीके से बात नहीं की थी। आज उसका इस लहजे में मुझसे बात करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मैं गुस्से में वहां से उठी और भैया के पास जाकर बैठ गई। भैया मुझे मेरी पढ़ाई लिखाई के बारे में, कॉलेज के बारे में पूछने लगे थे, पर मेरा तो सारा ध्यान भाभी के ऊपर था, जिनको मैं किचन में काम करता हुआ देख रही थी। वो बहुत कोशिश कर रही थी कि किसी को पता ना चले कि वो लंगड़ा कर चल रही है, पर उनका दर्द उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। मुझे सोच में खोया देखकर भैया ने मुझसे पूछा कि तुम क्या सोच रही हो, किसी बात से परेशान हो? मैंने बिना सोचे समझे भैया की सारी बात बता दी कि छोटी ने मेरे साथ बदतमीजी से बात की है। मेरी बात को सुनकर भैया ने छोटी को आवाज देकर बाहर बुलाया। वो जैसे ही बाहर आई भैया ने उसे गुस्से में कहा कि क्या तुम हमेशा कमरे में बैठी रहती हो, कभी बाहर आकर हम सबके साथ भी बैठ लिया करो। भैया का इतना बोलना था कि वो जोर जोर से रोने लगी। भैया ने जब उसके रोने की वजह पूछी तो वो कहने लगी, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मम्मी पापा मुझे छोड़कर चले गए। एक भैया है जिसको मेरा कमरे में रहना पसंद नहीं, और एक भाभी हमेशा कहती रहती है किचन में आकर मेरा हाथ बटाओ, और बड़ी बहन जो है वो तो मेरी दुश्मन ही है। छोटी की इस तरीके की बातों से मैं, भैया और भाभी हम तीनों ही सन्न रह गए थे। हमें एहसास हुआ कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। भैया फटाफट उठकर उसके पास गए और उसे अपने गले से लगा लिया। उसको बहुत प्यार किया।
उसको समझाया कि तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हें कभी भी अपनी बहन नहीं समझा, हमेशा अपनी बेटी ही माना है और बेटी की तरह ही प्यार दिया है मैंने तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? हम सब तुम्हारे लिए बुरा नहीं चाहते, हम सब तुम्हें प्यार करते हैं। भैया की बातों को सुनकर छोटी ने हम सबसे माफी मांगी और उसके बाद अपने कमरे में पढ़ाई करने के लिए चली गई। उसके जाने के बाद भैया ने भाभी को बुलाया और उनसे पूछा कि छोटी के पेपर तो खत्म हो गए हैं, तो अब वो पूरे दिन घर पर ही रहती है, उसे क्या हुआ है, वो इतनी चिड़चिड़ी क्यों है? भैया की बात सुनकर भाभी का तो जैसे चेहरे का रंग ही उड़ गया था। भाभी कहने लगी कि मैं क्या करूं, मैं उससे कई बार कहा है कि तुम मेरे साथ आकर घर के कामों में हाथ बटाया करो, मेरे साथ बैठ जाया करो, इससे तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। लेकिन वो है कि वो अपने कमरे से बाहर निकलना ही नहीं चाहती, तो इसमें मैं क्या कर सकती? ना जाने क्यों आज भाभी की बात में कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ तो हमसे छुपा रही थी। अगले दिन भैया जब शाम को वापस ऑफिस से आए तो वो मेरे और छोटी के लिए एक टीवी लेकर आए थे, साथ ही साथ बहुत सारी मूवी, किताबें सब लेकर आए थे। उन्होंने ये सब कुछ छोटी के हाथों में दिया और कहा कि अब से तुम टीवी देख लिया करना और जब मन करे तो किताबें भी पढ़ लिया करना, इससे तुम बोर भी नहीं होगी और तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। साथ ही साथ भैया एक कैरम भी लेकर आए थे। भैया ने वो भाभी के हाथ में दे दिया और कहा कि तुम और छोटी जब खाली हो तो एक साथ खेल लिया करो। भाभी भी खुश हो गई। जब मैं छोटी के कमरे में गई तो वो मुझे बड़ी खुशी से ये सब कुछ दिखा रही थी। मुझे थोड़ी जलन जरूर हो रही थी कि भैया ने उसे ये सब कुछ ला कर दिया, लेकिन भैया ने उसकी खुशी के लिए किया था और वो मेरे लिए भी बहुत करते हैं हमेशा। मेरे तो वैसे भी पेपर आ रहे थे, मुझे पढ़ाई करनी ही थी। रात को मैं काफी देर तक पढ़ाई किया करती थी। एक रात ऐसी ही थी जब मैं पढ़ाई कर रही थी, मेरी नजर बाहर पड़ी तो भाभी बहुत ही तेजी से चिल्लाकर छत पर जा रही थी। मैं सब कुछ भूलकर उनको देखती ही रह गई। छत पर वो करीब 2 घंटे रही और उसके बाद वापस आकर अपने कमरे में चली गई। मुझे समझ ही नहीं आया कि आखिर इस घर में चल क्या रहा है। घर में इतना सब कुछ चल रहा था, पढ़ाई में तो मेरा मन ही नहीं लग रहा था। आज भी जब मैं कॉलेज से वापस आई तो वापस आने के साथ ही वो मुझसे कहने लगी कि जाओ 1 किलो राजमा ला दो। उनके राजमा वाली बात तो अब मुझे समझ आना ही बंद हो गई थी। जब मैं अपने कमरे में कपड़े बदलने के लिए गई तो मैंने देखा कि मेरी छोटी बहन वापस से फर्स्ट ईयर की किताबें पढ़ रही है। वो उस दिन भी यही कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब उसके पेपर हो गए हैं तो वो फर्स्ट ईयर की किताबों को दोबारा क्यों पढ़ रही है। लेकिन खैर, मुझे भाभी के लिए राजमा लाना था तो पहले मैं दुकान पर गई और सोचा कि इसको तो मैं बाद में देख लूंगी। राजमा लाकर भाभी के हाथ में दिया ही था कि वो थैला लेकर वापस अपने कमरे में चली गई। मुझे तो ये बात अब समझ आना ही बंद हो चुकी थी कि वो आखिर राजमा का करती क्या है अपने कमरे में। खैर, मैंने उनकी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। मैं सीधा छोटी के कमरे में गई। वो मुझसे कहने लगी कि दीदी आप रोज भाभी को राजमा लाकर मत दिया करो। उसकी इस बात को सुनकर मैं बहुत हैरान हो गई। मैंने उससे पूछा कि क्यों, क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? वो मेरे पास आई और उसने आकर मेरे कानों में कुछ ऐसा कहा जिससे मेरा सर चकराने लगा। मैं उसकी बात को झूठ भी नहीं कह सकती थी क्योंकि भाभी तो वैसे भी सारा दिन घर में ही रहती थी। उन्हें घर में होने वाली एक एक बात की पूरी जानकारी थी। मैंने छोटी को कहा कि तुम्हें मेरी कसम है, तुम इस बारे में फिलहाल किसी से भी कुछ बात मत करना, मुझे खुद देखने दो आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। जब पूरा सच सामने आएगा उसके बाद ही हम कुछ फैसला लेंगे। उससे बात करने के बाद मैं पढ़ाई करने लगी। छोटी टेरेस पर चली गई थी। घर में इतना सब कुछ चल रहा था कि पढ़ाई में तो मेरा मन लग ही नहीं रहा था। मैं कुछ दिनों से देख रही थी कि छोटी और भाभी दोनों ही बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें करने लगे थे। ये सब कुछ सोच ही रही थी कि इतने में भाभी का दरवाजा खुला और भाभी वापस से लंगड़ाते हुए बाहर आई। मैंने भाभी से कहा कि भाभी आज तो आप राजमा बनाएंगी ना? तो वो कहने लगी कि मुझे माफ करिएगा, राजमा तो मुझसे सारे नीचे गिर गए और सब खराब भी हो गए हैं, तो मैं नहीं बना पाऊंगी। मैं जानती थी कि वो झूठ बोल रही है क्योंकि आज वो फिर से लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। आखिर ऐसा वो क्या करती है राजमा के साथ? भाभी वापस घर के कामों में लग गई। उन्होंने मुझसे कहा कि छोटी कहाँ है, तो मैंने बताया कि वो तो छत पर है। मेरा इतना कहना ही था कि उनकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। मेरी बात को सुनते ही वो फटाफट छत की तरफ जाने लगी। मैंने तो गुस्से में अपना सर झटक दिया और इन दोनों के लिए यही सोचा कि ये दोनों ही पागल हैं। पता नहीं कैसी कैसी हरकतें पूरे पूरे दिन करते रहते हैं। मुझे इन दोनों के साथ पागल नहीं होना था, तो मैंने अपनी किताब उठाई और अपने कमरे में चली गई। लगभग 1 घंटे से ऊपर का समय हो गया था, लेकिन पढ़ाई में मन तो कहाँ ही लगने वाला था। मैंने सोचा कि एक बार ऊपर जाकर देखती हूँ कि आखिर ये दोनों कर क्या रही हैं।
जैसे जैसे मैंने सीढ़ियां चढ़नी शुरू की तो मुझे भाभी की आवाज आने लगी। भाभी बहुत जोर से छोटी को डांट रही थी और छोटी के रोने की आवाज भी आ रही थी। अपनी बहन को इस तरह से रोता हुआ देख मुझे बहुत दुख हो रहा था कि आखिर भाभी होती कौन है उसे डांटने वाली। जैसे ही भाभी ने मुझे वहां पर देखा तो वो बहुत डर गई। उन्होंने तुरंत छोटी को अपने गले से लगाया और उसे कहने लगी कि मैंने अभी तुम्हें कहा ना कि अभी मैं कैरम नहीं खेल सकती, थोड़ी देर बाद खेलूंगी, जब घर का सारा काम हो जाएगा तब। छोटी ने भी अपने आंसू पोंछे और जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करने लगी, पर मुझे सब समझ आ रहा था कि सब झूठ है। मैंने छोटी का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए नीचे उसके कमरे में ले गई। वहां जाते ही मैंने उससे पूछा कि मुझे सच सच बताओ कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है, भाभी तुम्हें क्यों डांट रही थी? तो वो कहने लगी कि नहीं तो भाभी तो मुझे नहीं डांटेंगी, वो तो मुझे बहुत प्यार करती हैं। मैंने आगे उसे कहा कि देखो छोटी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मुझे जानना है कि आखिर भाभी हर रोज करती क्या है। मैंने आगे कहा कि कल जब मैं भाभी को राजमा लाकर दूंगी तो तुम मौका पाकर उनके कमरे में छुप जाना, मुझे जरा देखकर बताना कि आखिर वो उसका करती क्या है। हर रोज कच्चे राजमा अपने कमरे में लेकर जाती है, लेकिन फिर क्या करती है ऐसा कि उसके बाद लंगड़ाकर चलना शुरू कर देती है। मेरी बात को सुनकर वो मुस्कुराई और मुझसे कहने लगी कि दीदी मैं आपका पूरा साथ दूंगी। अगले दिन वही हुआ जो हर रोज होता था। मैं जैसे ही कॉलेज से आई मैंने भाभी को वापस मेरा इंतजार करते हुए पाया। मेरे आते ही उन्होंने मुझे पैसे पकड़ाया और कहा कि जल्दी से राजमा ला दो। अब मैं तो भाभी से पहले ही भी कई बार पूछ चुकी थी कि राजमा का करती क्या है, पर उन्होंने कभी भी मुझे सही जवाब नहीं दिया, तो अब मैंने उनसे पूछना ही बंद कर दिया। मुझे पैसे देने के बाद भाभी किचन में गई और पीछे से छोटी उनके कमरे में जाकर छुप गई। जब मैं वापस आई तो मैंने राजमा भाभी के हाथ में पकड़ाए और हर रोज की तरह भाभी ने राजमा लिया और अपने कमरे में जाकर कुंडी लगा ली। अब वो दोनों ही कमरे में थे। मेरे लिए तो एक एक पल काटना बहुत मुश्किल हो रहा था। लगभग 1 घंटा इंतजार करने के बाद भाभी के कमरे का दरवाजा खुला। भाभी फिर से कमरे से बाहर आई और लंगड़ाकर चलते हुए किचन में चली गई। उनके पीछे पीछे ही छोटी भी आई, पर हैरत तो मुझे तब हुई जब वो भी लंगड़ाकर चल रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले गई। मैंने उससे पूछा कि बताओ तुमने वहां पर क्या देखा और तुम क्यों लंगड़ाकर चल रही हो? तो वो मुझे कहने लगी कि मैंने तो तुम्हें पहले भी कहा था ना कि भाभी हम सबसे कुछ छुपा रही है, वो छुपकर घर से बाहर निकलती है, लेकिन तुम में से किसी ने मेरी बात पहले नहीं मानी थी। वो आगे कहने लगी कि मैंने तुम्हें कहा था कि उनके कमरे में जो खिड़की है वहां से निकलकर वो बाहर जाती है। अब वो खिड़की इतनी छोटी है कि उससे बाहर निकलते हुए पैर में अक्सर चोट लग ही जाती है। भाभी आज भी वहीं से निकलकर बाहर गई थी। मैंने भी निकलने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे पैर में इतनी ज्यादा चोट लग गई कि मैं अब तो वहीं पर बैठ गई। मैंने छोटी को कहा कि तुम इस बारे में किसी से भी कोई बात मत करना, भैया से भी नहीं। तो वो मुझे कहने लगी, हाँ मैं पागल हूं क्या जो अपने ही भाई का घर तोड़ दूंगी। उसके बाद मैंने उसे एक किताब दिया और उसे कहा कि जाओ तुम जाकर अपने कमरे में पढ़ाई करो। मैं उसका ध्यान दूसरी तरफ ले जाना चाहती थी, पर मैं तो खुद ही बहुत बड़ी दुविधा में फंस गई थी कि ये सब कुछ मेरे घर में ही क्यों हो रहा है। मुझे शक होने लगा था कि शायद मेरी भाभी मेरे भैया को धोखा दे रही है। यही सब सोचते सोचते ना जाने कब मेरी आंख लग गई। थोड़ी देर हुई होगी कि अचानक भैया के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। मैं घबराकर उठकर बैठ गई और भागते हुए बाहर कमरे में गई। जब बाहर गई तो मैंने देखा कि वहां पर भैया भाभी और छोटी सब थे। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। मुझे लगा कि शायद छोटी ने भैया को सब कुछ सच सच बता दिया। भैया बहुत गुस्से में कह रही थी भाभी को कि तुम्हें तो बहुत समझदार समझता था मैं, पर तुम तो छोटी को संभाल ही नहीं पाई। मैं जल्दी से उनके पास गई। मैंने पूछा, भैया क्या हुआ? भैया की आंखों में बहुत गुस्सा था, साथ ही साथ उनकी आंखों में आंसू भी। वो मुझे कह रहे थे कि अगर तुम कुछ कर सकती हो तो मुझे छोटी से ये पता करके बताओ कि वो छत पर किससे मिलने गई थी, कौन उसे मिलने के लिए आता है। मैं भैया के मुंह से इस तरीके की बातें सुनकर बहुत डर गई थी। मैंने नामे सिर हिलाया और भैया को कहा कि भैया आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, छोटी ऐसा क्यों करेगी। इतने में भाभी भी बोलने लगी कि सुनिए, आप बिना सबूत के इतना ज्यादा गुस्सा मत करिए, अभी वो छोटी है, गलतियां किससे नहीं होती। भैया भाभी को बहुत गुस्से से देख रहे थे और उन्हें कह रहे थे कि ये सब तुम्हारी ही गलती है, अगर तुमने ध्यान दिया होता तो आज ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। मैंने तुम्हें शादी के दिन ही बता दिया था कि मेरी 2 बहनें हैं और उनका ध्यान रखना तुम्हारी और मेरी, हम दोनों की जिम्मेदारी है। फिर ये कैसे हो गया? मैंने भैया भाभी को वहीं लड़ता झगड़ता छोड़कर छोटी का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले गई। मैंने छोटी से पूछा कि छोटी तुम मुझे सच सच बताओ, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ कि आखिर बात क्या है, क्या कोई है जो तुमसे मिलने आता है? तो उसने रोते हुए कहा कि नहीं दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है।
भाभी तो ये चाहती है कि हम दोनों इस घर से चले जाएं ताकि वो और भैया यहाँ पर आराम से रह पाए। मुझे उसकी मुंह की बात को सुनकर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था। मैंने छोटी को कहा कि तुम परेशान मत हो, अगर उन्होंने सच में हमारे लिए गड्ढा खोदा है तो वो खुद ही उसमें गिरेंगी। उस रात ये सब बातें किसी तरीके से शांत हुई थी। अगले दिन सुबह जब भैया मुझे कॉलेज छोड़ने जा रहे थे तो भैया बहुत शांत थे, वो कुछ ज्यादा बोल ही नहीं रहे थे। मैंने तभी भैया को कहा कि भैया आज आप मुझे कॉलेज से घर छोड़ दीजिएगा, आप आज अपने ऑफिस से आधी छुट्टी ले लीजिएगा, आपको मैं आज कुछ दिखाना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और वो ऑफिस चले गए, पर मैं जानती थी कि वो आएंगे। हर रोज की तरह आज भी जब मैं कॉलेज से घर आई तो भाभी मेरा इंतजार कर रही थी। भैया को मैंने पहले ही कहा था कि भैया आप घर के बाहर ही रहिएगा और तब तक मत आइएगा जब तक मैं आपको बुलाऊंगी नहीं। भैया घर के बाहर इंतजार कर रहे थे। अपने कपड़े बदलकर मैं भाभी के लिए वापस से राजमा लेने के लिए घर से बाहर निकली। भैया ने मुझसे पूछा कि तुम अभी अभी तो कॉलेज से आई हो, अब कहाँ जा रही हो? मैंने उन्हें बताया कि भैया ये तो मेरे रोज का काम है, भाभी के लिए राजमा लेकर आना। खैर आप यहाँ इंतजार करिए, अभी आप अंदर मत आइएगा। भैया वही इंतजार करने लगे और मैं बाहर दुकान से राजमा लेकर आई। रोज की तरह भाभी ने आज भी राजमा मेरे हाथ से लिया और अपने कमरे में चली गई। आज तो मैं भी इस चीज का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उन्होंने अपने कमरे में कुंडी लगाई, मैं फटाफट घर के बाहर आई और भैया को अपने साथ आने के लिए कहा। मैंने भैया को कहा कि वो दरवाजे की कुंडी तोड़ दें। भैया ने किसी तरीके से दरवाजे की कुंडी को तोड़ा। जैसे ही अंदर देखा तो अंदर कोई था ही नहीं। फिर भाभी कहाँ गई? जो उस कमरे की छोटी खिड़की थी वो खुली हुई थी। भैया ने जब उस खिड़की से बाहर देखा तो उन्हें भाभी बहुत तेजी से चलते हुए कहीं जाती हुई दिखाई दी। भैया भी उस खिड़की से कूद गए और उनका पीछा करने लगे। मैं और छोटी भी किसी तरीके से उस खिड़की से कूदे और हम तीनों ने मिलकर भाभी का पीछा किया। भाभी चलते चलते एक सुनसान सी जगह पर गई जहां पर एक बाबा बैठा करते थे। वो वहां पहुंचने ही वाली थी कि उन्होंने पीछे मुड़कर देख लिया और पीछे उन्होंने हम तीनों को पाया। उनके तो चेहरे का रंग ही उड़ गया था। भैया उनके पास गए और उनके हाथ को पकड़ा, खींचते हुए घर ले आए। भैया ने भाभी से बहुत गुस्से में कहा कि देखो, आज तो तुम झूठ बोलने की हिम्मत करना मत, क्योंकि मैं सब जानता हूं कि तुम क्या कर रही हो। भाभी रोते हुए कहने लगी, मेरा भगवान जानता है कि मैंने आपकी दोनों बहनों को अपनी बेटियों से कम नहीं माना है, लेकिन एक आप हैं जो मुझे हमेशा डांटते ही रहते हैं। आपको हमेशा ऐसा लगता है जैसे मैं आपकी बहनों का ख्याल नहीं रखती। आप तो कभी कभी मुझे उन्हीं के सामने बहुत कुछ सुना देते हैं जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगने लगता है कि जैसे आप मुझसे प्यार ही नहीं करते, आपका बाहर किसी और से कोई चक्कर चल रहा है, क्योंकि आपके पास मेरे लिए समय ही नहीं है। जब आप हमेशा सारा समय अपनी बहनों को ही देते हैं। मेरे मन में ये बात बैठ गई थी, शायद अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ समय में आप मुझे तलाक दे देंगे। इस बारे में मैंने जब अपनी दीदी से बात की तो उन्होंने मुझे एक बाबा के बारे में बताया। जब मैं उन बाबा से मिली तो उन्होंने मुझे एक उपाय बताया कि मुझे 30 दिन तक राजमा और कुछ और चीजों को मिलाकर एक मंत्र का जाप करना होगा और उसके बाद पति जो है वो मेरे वश में आ जाएगा। वो जो मैं बोलूंगी वो वही करेगा। मैं वही कर रही थी। मैं इतनी परेशान थी कि मैंने उन बाबा पर भी बहुत आसानी से भरोसा कर लिया। आज मुझे 26 दिन हो चुके हैं ये सब कुछ करते हुए। आप दोनों जब चले जाते थे तो मैं यही सब किया करती थी। बस वही मुझसे गलती हो गई छोटी को संभालने में। इस बीच छोटी का अफेयर हमारे मोहल्ले के एक आवारा लड़के से चल गया। ये मेरी गलती थी, मैं इसे मानती हूँ कि मैं उस पर ध्यान नहीं दे पाई। इसके और हमारे मोहल्ले के लड़कों के बीच में चिट्ठियों में बातें भी होने लगी थी। एक दिन छोटी की एक ऐसी ही चिट्ठी मेरे हाथ लग गई। मैं बहुत दिनों से ये देख रही थी कि वो आधी आधी रात को छत पर जाया करती थी। वहां वो उस आवारा लड़के से मिलने के लिए ही जाती थी। एक रात मैं भी आधी रात को छत पर गई तो वहां मैंने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा था। उस दिन मैंने उसको बहुत समझाया था और ये भी कहा था कि अगर तुम नहीं मानी तो मैं तुम्हारे भैया को सारी बातें बता दूंगी। लेकिन उस दिन उसने मुझसे माफी मांगी और तो मुझे लगा कि शायद वो सुधर गई है, लेकिन ये मेरी गलती थी। वो अभी भी सुधरी नहीं है। मैंने सोचा कि जब एक बार मेरी ये विधि पूरी हो जाएगी उसके बाद मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी, लेकिन आपने तो उससे पहले ही मेरे बारे में ये राज जान लिया। जब मेरी नजर छोटी पर गई तो अपना सर झुका चुपचाप खड़ी थी। भैया को और साथ साथ मुझे भी सारी बातें समझ आ गई थी कि ये सब क्यों हो रहा है। भैया ने बहुत ही प्यार से छोटी के सर पर हाथ रखा और उसको समझाया कि अगर वो लड़का अच्छा होता ना तो मैं खुद तुम्हारी शादी उससे कर देता, लेकिन वो लड़का अच्छा नहीं है। मोहल्ले भर की लड़कियों के पीछे वो डोलता रहता है।
छोटी इस बात पर कहने लगी कि भैया मुझे माफ कर दो, मेरा उस लड़के में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तो मुझे घर में बहुत अकेलापन महसूस होने लगा था, इसलिए मैं इस गलत रास्ते पर चली गई। पर आप मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, आगे से मैं ये सब कुछ नहीं करूंगी। भैया ने मुस्कुराते हुए छोटी को अपने गले लगाया और उसके बाद भैया ने हम दोनों को अपने कमरे में भेज दिया। मुझे डर था कि कहीं वो भाभी को बहुत ज्यादा नहीं डांट दे। मैंने भैया को जाते हुए कहा था कि भैया वो हम दोनों को ही बहुत प्यार करती है, हमारी माँ जैसी है। उन्होंने हमारी परवरिश में और हमें संभालने में कभी किसी तरीके की कोई कमी नहीं की। अब आप भी उनके मन की स्थिति को समझिए। इतना कहकर मैं कमरे में चली गई। अपने कमरे से मैंने छुपकर देखा तो भैया ने भाभी को गले से लगाया और उनसे माफी मांगी और साथ ही साथ उनको ये तसल्ली भी दी कि उनकी जिंदगी में भाभी के अलावा ना तो कोई है और ना तो कोई आगे होगा। भैया भाभी दोनों ही खुश थे। आगे से हमारे घर का माहौल वापस वैसा ही हो गया जैसा हमेशा से था, बेहद खुशनुमा। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।